हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम स्टडी करेंगे आज। ये फोर्थ वीडियो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड ओम्स लॉ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने कहीं सुना होगा, तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक सेल है आपके पास जिसका एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल, और मान लीजिए सेल 2 वोल्ट की है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज 2 वोल्ट है। जब आपने इससे कोई करंट फ्लो नहीं कराया तब इसके मैक्सिमम वोल्टेज को आप इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे, और उससे कम जो भी वोल्टेज होता चला जाएगा उसे आप इसका इलेक्ट्रिक वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज की डेफिनेशन की। इलेक्ट्रिक वोल्टेज की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इन्फिनिटी से एक +1 कूलम चार्ज को बगैर एक्सेलरेट करे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊं, तब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसे आप इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलेंगे। इसे आप लिखेंगे किस तरीके से? इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेटिंग। मतलब जहां आप मान लीजिए आपको इस चार्ज के पास इस चार्ज को लेकर के आना है, इतनी दूरी इन दोनों के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस का काम करेगी। अगर आप इस चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में इसके पास लेकर के आते हैं और ये चार्ज +1 कूलम है, तब जो आपने वर्क किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। अंडरस्टैंड? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपके पास फॉर्मूला क्या आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जहां ये इलेक्ट्रिक वर्क है और ये चार्ज। अब इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट आप हमेशा वोल्ट लेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क की आप हमेशा ऐसा यूनिट जूल लेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट हमेशा कूलम लेंगे। कई बार सीबीएसई बोर्ड ये क्वेश्चन पुट अप कर चुका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट के अलावा क्या ऐसा यूनिट होती है, तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज की ऐसा यूनिट जूल पर कूलम भी होती है। आप देखिएगा जरा, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट चार्ज मतलब जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक वर्क भी स्केलर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इस पे रिलेटेड बात करते हैं कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल आप किस तरीके से पहचानेंगे अगर आप एक सेल या बैटरी की बात करते हैं। अगर आपके पास एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल को आप हमेशा लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव टर्मिनल को आप हमेशा हायर पोटेंशियल बोलते हैं। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट जिसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। आप अगर टर्मिनल 2 से ज्यादा करेंगे तो ये एक बैटरी बन जाएगी। अब ये बैटरी तैयार, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। और सेल या बैटरी के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल होती है, या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होती है। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्किट में नेगेटिव टू पॉजिटिव या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलते हैं, और सेल और बैटरी के अंदर वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं। तो अभी हमने 2 चीजें मेन सीखी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट चलेगा सर्किट के अंदर, और सेल के अंदर चलेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और चार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चलेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और सेल और बैटरी के अंदर चलेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज की या इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है।
जो करंट इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है उसका एक सटीक नाम होता है, जो बहुत ही लगभग 5-7% बच्चों को पता होगा। उसका नाम होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी चलता है करंट। माय डियर, आप एक चीज़ समझिएगा, हमें क्लास 10th में सिर्फ कन्वेंशनल करंट को पढ़ना है। वैसे तो करंट चार्ज के डायरेक्शन में भी चलता है, लेकिन उसे हम हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, जिसे आप कंडक्शन करंट बोलते हैं। अभी हमें सिर्फ कन्वेंशनल करंट पढ़ना है, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। अब बात करते हैं अपने उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है। यह न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर 3 बार रिपीट हो चुका है 2014 के बाद। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग 2 कूलम्ब चार्ज दैट एक्सेलरेट बाय 4 वोल्ट वोल्टेज। तो आप इसे इस तरीके से करेंगे, वी नो दैट W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। चार्ज आपके पास है 2 कूलम्ब और वोल्टेज आपके पास 4 वोल्ट, तो आपके पास 8 कूलम्ब इंटू वोल्ट होता है जूल। आप हमेशा ऐसा यूनिट में आंसर देंगे। कई बार बच्चे का हाफ मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा आंसर बिल्कुल अप टू द मार्क्स नहीं देता, ऐसा यूनिट वो छोड़ देता है। एक न्यूमेरिकल दूसरा लेते हैं हम, जिसमें 2 वोल्टेज के बीच चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग 2 कूलम्ब चार्ज दैट एक्सेलरेट बिटवीन 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। यहां 2 वोल्टेजों के बीच 2 कूलम्ब चार्ज एक्सेलरेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो यहां वर्क होगा, इस वर्क को आप इस वर्क से घटाएंगे। मतलब फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V2 माइनस V1। अब आप यहां यूज करेंगे 6 वोल्ट और यहां 4 वोल्ट। ये आपके पास आया 2 कूलम्ब इंटू 2 वोल्ट, और आपके पास आंसर आया 4 जूल। आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा चार्ज चाहे पॉजिटिव दिया गया हो चाहे नेगेटिव दिया गया हो, आप पॉजिटिव में ही रखेंगे उसकी डिजिट, क्योंकि हमेशा हम चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, उसका साइन कन्वेक्शन यूज़ नहीं करते। और आप जब भी आंसर करें तो ऐसा यूनिट ज़रूर रखें उसकी। पूरे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो जूल्स लॉ है या फिर ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की बात अगर हम करें, ओम्स लॉ क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है जिसके आप 2 पॉइंट मानते हैं, ए और बी। ओम्स लॉ कहता है कि इसके अंदर उतना ही ज्यादा करंट चलेगा जितना ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब अगर यहां का वोल्टेज V2 है और यहां का वोल्टेज V1 है, तब जो V1 माइनस V2 होगा वो V के बराबर होगा, और करंट उतना ही ज्यादा चलेगा जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे दोनों पॉइंटों के बीच। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, current is directly proportional to the potential difference across any conductor if the temperature of the conductor and stress मतलब खिंचाव is constant। अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हाइयर पोटेंशियल ये है और लोअर पोटेंशियल ये, दोनों के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट ज़्यादा होगा। अब एक इसकी दूसरी भी स्टेटमेंट थी ओम की, जिन्होंने क्या कहा कि फॉल ऑफ पोटेंशियल, वोल्टेज उतना ही ज़्यादा गिरेगा जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट करंट। लेकिन ये डेफिनेशन आपकी ना तो एनसीईआरटी में दी जाती है ना साइड बुक में, क्योंकि ये स्टेटमेंट उन्होंने बहुत लंबे टाइम बाद दी, लगभग 13 ईयर्स बाद। ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, एक बुक है रॉबर्ट बॉलिस्टिक, जो मैग्नेटिज्म एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो आप ये समझिएगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन द स्ट्रेस, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर आप दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं,
और दूसरी स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं आप कि फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब वोल्टेज का गिरना, वोल्टेज उतना ही ज़्यादा डाउन होगा जितना ज़्यादा अप्लाइड रेजिस्टेंस होगा। फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड रेजिस्टेंस। इसके बाद आप अगर इस मेथड को यूज करते हैं तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहां से एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आती है V इक्वल टू IR, जहां R इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। माय डियर, जो मैं अब आपको बताऊंगा लगभग 2 या 3 मिनट, इसे आप नोट्स में नहीं लिखेंगे। मैं बिल्कुल आपको सही बात बताऊंगा होता क्या है और हमें पढ़ा दिया क्या जाता है। ये आप डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। दरअसल हमें एनसीईआरटी या साइड बुक्स में क्या बताया जाता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। माय डियर, जरा एक बात समझिएगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट तो बढ़ता है, ये तो मेरी समझ आया। क्या कभी ऐसा है कि करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा? अरे भाई, करंट बढ़ाने से हमेशा वोल्टेज घटता है, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट होता है, और पावर अपॉन करंट इक्वल टू वोल्टेज होता है, और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। अगर आप बैटरी से करंट लेंगे तो वोल्टेज तो डाउन होगा। तो कभी भी अगर आप बुक्स में ये बात लिखी देखते हैं तो ये बात गलत है। फिर आपको ये बता दिया जाता है कि इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट R लगा देते हैं, और आंसर आ जाता है आपके पास V इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ गलत। V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ओम्स लॉ ये था, या फिर ओम्स लॉ ये था कि वोल्टेज उतना ही ज्यादा डाउन होगा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा करंट। इस तरीके से फॉर्मूला बिल्ट हुआ है, ना कि इस तरीके से कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये हटाया और आपने IR लिख दिया। ये गलत मेथड है। सही मेथड ये है, और इसके बाद भी मैं आपको बताऊं, फिर भी आप इसी तरीके से लिखते हैं क्योंकि रवैया यही चलाया है। अब फॉर्मूला हमारे पास ये बिल्ट हुआ कहां से कि वो फॉल ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट करंट। अब ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फॉर्मूला ओम्स लॉ है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। लेकिन आपको ये बता दिया गया है कि ये ओम्स लॉ है। माय डियर, ओम्स लॉ या तो ये है या ओम्स लॉ ये है। ये ओम्स लॉ नहीं है, ये ओम्स का न्यूमेरिकल फॉर्मूला है जो ओहमिक एज वेल एज नॉन ओहमिक कंडक्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ओम्स लॉ केवल ओहमिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ओहमिक कंडक्टर आप उन्हीं कंडक्टर्स को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मतलब जितना वोल्टेज आप बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते स्ट्रिक्टली, आप उन्हें बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं और करंट भी बढ़े, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट ग्राफ आए, तो ओहमिक कंडक्टर। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जितने मेटल्स हैं आपके पास एक्सेप्ट मरकरी। अगर नॉन ओहमिक की बात करूं तो उसमें कर्व आएगा इस तरीके से, जैसे कि फाइबर, कार्बन एटसेट्रा, जो भी बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक वगैरह। अब लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल है जो नॉन ओहमिक कंडक्टर है, और ओहमिक कंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सिमंस ओम की खुद अपनी बुक में लिखा हुआ है, तो आप खुद अपना दिमाग लगाइएगा, क्या ये ओम्स लॉ है? ओम्स लॉ वो होगा जो ओहमिक कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल होगा, जो ये है और ये है। और ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, ये ओहमिक एज वेल एज नॉन ओहमिक दोनों कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है।
आप कभी भी, भले ही आप बुक्स में लिखा देखते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपको कुछ नया सीखना है, अगर कुछ आपको बिल्कुल करेक्ट ही पढ़ना है, तो आप कभी भी ये बात नहीं कहेंगे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एक ही बात होती है। ये बात गलत होती है। इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। 100% आपकी बैटरी अगर 10 वोल्ट की थी, उसे आप 12 वोल्ट की करेंगे तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर 2 एम्पियर लेते थे, उससे आप 4 एम्पियर लेने लगे तो वोल्टेज तो गिरेगा। तो ये गलत है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बात है और आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाई बुक्स या कोई भी, मैं टीचर्स को गलत नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, तो वो आपको सिर्फ बता दिया गया कि ऐसे नहीं तो ऐसे है, चल काम चला, बात खत्म। मैंने बताया था एक वीडियो में आपको कि हम अभी अमेरिका, जर्मनी, जापान उनसे बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमें वो पढ़ा दिया जाता है जो कभी 1970 के एडिशन में बुक्स में था। आज भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, जो कि गलत है। क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। मैंने तो बात ही नहीं की स्टेबल या अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल की। तो अभी आप जो ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, अगर आपके पेपर में एग्जाम में आता है, बोर्ड में आता है कि ओमिक कंडक्टर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, दैट फॉलो ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली सेट टू बी ओमिक कंडक्टर, और आप 2-3 मेटल के नाम लिख देंगे, लेकिन मरकरी का नाम नहीं लिखेंगे। लिख दीजिएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसका वायर बनाते हैं आप। सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें करंट बहुत ज़्यादा चलता है और उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब आप नॉन ओमिक कंडक्टर की अगर बात करें तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। उनका एग्जांपल लिख दीजिएगा फाइबर, कार्बन ट्यूब, या फिर आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन ग्रेफाइट लिख दीजिएगा, कार्बन कैलोट्रॉप। ये ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए आप इन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। अगर पेपर में बाय द चांस मान लीजिए आप एनटीएससी के एग्जाम में बैठते हैं और वहां आया कि क्या सिमिलैरिटी है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर, तो आप कहेंगे V इक्वल टू आई आर, जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, ना कि ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, उसे ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक दोनों कंडक्टर अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उस न्यूमेरिकल फॉर्मूले को। अब अगर मैं इस न्यूमेरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपसे पूछता हूं 1 ओम रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो आप 1 ओम रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप 1 ओम की डेफिनेशन ये लिखेंगे। एक चीज समझिएगा जरा, अगर ओम में ओ स्मॉल है तो रेजिस्टेंस की बात हुई, अगर ओम में ओ बड़ा है, कैपिटल है, तो वो ओम जो साइंटिस्ट थे उनके नाम की बात हुई। जब आप ऐसा यूनिट लिखेंगे, या तो आप कैपिटल ओमेगा लिखें 10 ओम, या फिर आप स्मॉल ओ से OHM लिखें, ये भी सही है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं 10 ओम, तो ये गलत है, क्योंकि जब भी आप ऐसा यूनिट लेंगे तो उसमें स्मॉल ओ का यूज करेंगे। अब 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, R इज इक्वल्स टू, आप ये लिखेगा V इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अगर मैं 1 एम्पियर करंट एक ऐसी बैटरी या सेल से चलाऊं जिसका वोल्टेज 1 वोल्ट है, तब रेजिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो इसकी डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस सेट टू बी 1 ओम। या फिर इस तरीके से, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ वायर between potential difference of 1 volt, then its resistance set to be 1 ohm। अब रेजिस्टेंस है क्या, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इसका उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, आप इसे एस से डिनोट करते हैं,
और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। आप कहेंगे कंडक्टेंस, इसकी डेफिनेशन ये है, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा ही कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, ऐसे ही कंडक्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर कोई आपसे इसकी एसआई यूनिट पूछता है इंडक्टेंस की, तो आप क्या लिखेंगे, 1/ओम या मोह, इसे कहते हैं मोह, या फिर ओम इनवर्स, ओम की पावर -1। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इसके इंटरनल क्वेश्चन कराऊंगा ओम्स लॉ से रिलेटेड और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A से रिलेटेड। माय डियर, इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल ट्रू बात बताई कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आप कभी नहीं कह सकते। आप बढ़िया बुक से पढ़ सकते हैं, एक बढ़िया बुक जो यहाँ अवेलेबल हर जगह है, सहारनपुर में भी अवेलेबल है, वो बुक है कुमार गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की। उस कुमार गुप्ता में 433 पेज पर पूरा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट दिया गया है। उस अरेंजमेंट को समझिएगा, उस अरेंजमेंट के बाद खुद फैसला कीजिएगा कि V इक्वल टू IR होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग। ओम्स लॉ सिर्फ यही है कि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा अगर उसका रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, सभी फिजिकल क्वांटिटीज आप कांस्टेंट रखते हैं, या फिर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फॉल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का गिरना, फॉल ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड रेजिस्टेंस होगा एट कांस्टेंट करंट। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट की। रेजिस्टेंसेस को आप दो तरीके से जोड़ते हैं। आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, वो पैरेलल सर्किट होता है। उसकी खास बात यह है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब या फैन या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक खराब हो जाए तो बाकी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पहली पॉजिटिव चीज ये है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज खराब हो गई तो बाकी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बाकी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इफ वन अप्लायंस गेट डिफेक्टेड देन द अदर अप्लायंस विल वर्क एज इट इज, दैट इज द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द पैरेलल सर्किट। दूसरा क्या है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है और सभी अप्लायंसेस के पास वोल्टेज बराबर पहुंचता है। ये पैरेलल सर्किट की पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। चलिए बात करते हैं दो तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर एक रेजिस्टेंस के नेक्स्ट अगले टर्मिनल से नेक्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट हो और उसके अगले टर्मिनल से एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, इस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस एक बैटरी से या सेल से यहां कनेक्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस यहां से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, और करंट इधर से चलेगा I। ये वोल्टेज की बैटरी है V, इसका रेजिस्टेंस आप R1 मान लीजिएगा, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका R3। मान लीजिए ये बल्ब है, ये फैन है, ये AC है आपके घर में। अगर आप उसका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मान लीजिए कोई पागल आदमी है, उसने घर में सीरीज कॉम्बिनेशन रख लिया, तो अलग अलग रेजिस्टेंस के 3 अप्लायंस लिया आपने और एक भी अप्लायंस का 2 टर्मिनल कनेक्ट नहीं करेंगे आप बैटरी या सेल से। तो अगर एक रेजिस्टेंस के अगले टर्मिनल से अगला रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, उसके अगले टर्मिनल से अगला रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसे पहचानने का दूसरा तरीका यह है, अगर किसी रेजिस्टेंस का एक ही टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट हो या एक भी ना हो, जैसे कि इसका भी एक टर्मिनल कनेक्ट है इससे और इसका भी, और इसका एक भी नहीं है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन ही होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की दो खास बात, अगर बैटरी से करंट I चला है तो सभी के पास करंट I ही जाएगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। तो आप एक बात याद रखेंगे कि सीरीज में वोल्टेज वेरिएबल होता है, वोल्टेज वेरिएबल एंड करंट कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सीरीज में वोल्टेज कांस्टेंट होता है करंट, तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होगा और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होगा।
अब मान लीजिए आप इसका वोल्टेज V था, तो V1 वोल्टेज यहां खर्च हुआ और V2 वोल्टेज यहां खर्च हुआ और V3 वोल्टेज यहां खर्च हुआ। अब V को आप क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। और अभी मैंने आपको बताया VIR के बराबर होगा, तो V1 किसके बराबर होगा, IR1 के, और V2 किसके बराबर होगा, IR2 के, और V3 किसके बराबर होगा, IR3 के। क्योंकि करंट तो सभी जगह कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने I ही यहां रखा है, I ही यहां, I ही यहां और I ही यहां। अब ये वैल्यूज आप यहां प्लेस करेंगे, IR दैट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब आप I कॉमन लेंगे और काट देंगे, I कॉमन लिया, अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, और I से I काटने के बाद नेट रेजिस्टेंस सीरीज में ये फॉर्मूला आया कि सीरीज में अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, R1 R2 R3, तो नेट रेजिस्टेंस जो R होगा वो किस तरीके से R1 प्लस R2 और R3 के ही बराबर होता है। ये आपने आज ड्राइव किया है। क्लास 10th में लास्ट ईयर ये पूछा गया था कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन आपको कराया है। अब एक चीज समझिएगा, आंसर आप क्वेश्चन अगर करें तो आपको वहीं पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत। मान लीजिए 3 सीरीज में कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है। तो अगर आपका आंसर सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो आपका आंसर सही है। अगर सबसे बड़े के बराबर आता है या उससे कम आता है, तो आपका आंसर 100% गलत है। देख लीजिए आप, नेट आंसर किसका होगा, 3 + 3 आंसर 6, तो 6 3 से बड़ा है। तो अगर सबसे बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस आंसर आता है तो आपका आंसर सही है। इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हटके है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल बैटरी या सेल से कनेक्ट होंगे, भले ही वो किसी तीसरे वायर की हेल्प से क्यों ना हो। मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, तो मैंने एक वायर लिया और तीनों के दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। अब मैंने इसी वायर से सेल या बैटरी को कनेक्ट किया, तो इस कॉम्बिनेशन को मैंने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है और एक R3 है, और मैंने बैटरी ली V वोल्टेज की। मान लिया आपने कि यहां से करंट चला I1। अब माय डियर, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट वेरिएबल और वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो आप यहां लिखेंगे वोल्टेज कांस्टेंट है अब, और करंट है वेरिएबल, करंट है जी वेरिएबल। अब मान लें आप I करंट यहां से चला और I1 इस तरफ चला गया, I2 इस तरफ और I3 इस तरफ। I1 जब इससे मिल करके वापस यहां आएगा I1 ही रहेगा, जब इससे निकलेगा ये तो I2 ही रहेगा, और फिर इधर से आएगा ये I3 तो I3 रहेगा, और दोबारा मिल जाएगा I1 प्लस I2 I3 I हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। जितना करंट यहां से जाता है वो काम खत्म करने के बाद उतना ही करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आता है। अगर ऐसा ना हुआ करता तो आपका वायर एक दिन थिन हो जाया करता। अब माय डियर, इस करंट को आप लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, और करंट की जगह आप क्या लिखेंगे भाई, करंट आप V इक्वल टू IR फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं, तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो I1 किसके बराबर होगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है तो V अपॉन R1, I2 किसके बराबर होगा V अपॉन R2, और I3 किसके बराबर होगा V अपॉन R3। ये वैल्यूज आप उठा करके यहां रखेंगे, V अपॉन R दैट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब आप V कॉमन लेंगे और V से V को आप कैंसिल कर देंगे। जब आप V से V को कैंसिल कर देंगे तब आपके पास नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला आएगा पैरेलल में, वो फॉर्मूला ये होगा।
अब हमने तीन चीजें नोट करनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहली क्या कि वोल्टेज सभी अप्लायंस के पास बराबर होगा, यहां भी वोल्टेज V होगा, यहां भी वोल्टेज V होगा, यहां भी वोल्टेज V होगा। सभी के पास करंट वेरिएबल होगा, जितना ज्यादा ओम का रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम होगा। अब मान लीजिए 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, तो यहां करंट कम होगा, यहां ज्यादा होगा। ये मान लो 1 ओम का है तो यहां और भी ज्यादा होगा। जितना करंट कम होगा उतना ही, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट ज्यादा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन वोल्टेज सबके पास बराबर होगा। आप इस तरीके से आंसर निकालेंगे। मान लीजिए आपको कहा गया कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं फिगर में और इनका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। एक 1 ओम का है, एक 2 ओम और एक 3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट आप करेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम यहां आया 6, तो आप क्या लिखेंगे 6 प्लस 3 प्लस 2, 9 और 2 11/6, तो ये 1/R। तो नेट रेजिस्टेंस R किसके बराबर होगा 6/11 ओम। जब 1/R 11/6 के बराबर है, जब 1/R 11/6 के बराबर है तो R 6/11 ओम के बराबर होगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए जरा, अब जो नेट रेजिस्टेंस आया है वो रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा अगर होता है तो ही आपका आंसर सही है। अगर उससे बड़ा होता है तो आपका आंसर 100% रॉन्ग है। माय डियर, आई होप आपकी समझ आया होगा। हो सकता हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी है। बुक्स में कुछ भी हो आपको सही पढ़ना है, बुक्स में कुछ भी लिखा क्यों ना हो। सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मैं कराऊंगा आपको, इंटरनल क्वेश्चन के भी और एक्सटर्नल क्वेश्चन के भी। थैंक यू।